टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन उज्जैन के पदाधिकारी गण एवं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय यूनियन बजट 2021-22 पर अपने विचार आप लोगों के बीच साझा करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। अब बगैर किसी औपचारिकताओं के मैं अपने मूल विषय पर चर्चा प्रारंभ करता हूँ। आज हम इस बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स पर चर्चा करेंगे। इस बजट में इनकम टैक्स के 77 सेक्शंस में अमेंडमेंट हुआ है। 77 सेक्शंस में भी कई सारे सब सेक्शंस में अमेंडमेंट हुआ है, कई सारे क्लासेस में अमेंडमेंट हुआ है और उनमें भी कई सारे सब क्लासेस में अमेंडमेंट हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर 77 से कहीं ज़्यादा अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में इस बजट के माध्यम से हुए हैं। आज हम इन सभी अमेंडमेंट में से उन अमेंडमेंट्स पर चर्चा करेंगे जिनका कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाले आयकर के प्रावधानों से संबंध है। अब ये जो अमेंडमेंट हुए हैं इनमें से अधिकांश अमेंडमेंट टेक्निकल है। इसी वजह से इस बजट को तकनीकी बजट भी कहा जा रहा है। इस बजट की एक खास बात है कि इस बजट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वे सभी अमेंडमेंट्स एक ही डायरेक्शन में। पिछले कई बजट में जो अमेंडमेंट्स की थीम थी वही थीम इस बजट में भी फॉलो हुई है। यानी कि इस सरकार के जो बजट आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी है और जो कंसिस्टेंसी दिख रही है, जिस दिशा में दिख रही है वह कंसिस्टेंसी है कि प्रोसीडिंग्स जितनी भी है उन्हें फेसलेस करना है, लिटिगेशंस को रिड्यूस करना है, जुरिस्डिक्शन जो है अधिकारियों के उसको डायनेमिक करना है। इसके अलावा कहीं अगर लॉ में कोई लूप होल है तो उससे जल्दी से जल्दी बंद करना है। उसी प्रकार से कहीं कोई कोर्ट के डिसीजन आए हैं, मानना है तो लॉ में उसको अमेंड करके मान लिया जाए, नहीं मानना है तो लॉ में अमेंड करके और पोजीशन को क्लियर कर दी जाए। तो हम अब एक एक करके इस बजट के अमेंडमेंट्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें इनकम टैक्स की दरों की, तो इस साल बजट में इनकम टैक्स की दरों में कोई परिवर्तन नहीं है। जो दरें पहले थी वही दरें अभी भी है। बजट के पहले यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कोविड से संबंधित कोई नया टैक्स या कोई नया सेस बजट में लगाया जा सकता है, परंतु ऐसा कोई कोविड से रिलेटेड टैक्स या सेस बजट में नहीं लगाया गया है। यह इस बजट की एक अच्छी बात है। अब बात करें टीडीएस और टीसीएस में अमेंडमेंट्स की, तो जो टीडीएस और टीसीएस के मूल प्रोविजंस हैं उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। उसी प्रकार से टीडीएस और टीसीएस की जो मूलभूत दरें हैं उनमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, इन प्रोविजंस में युक्तियुक्तकरण करने की, जिसे कि हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, उसका जरूर प्रयास हुआ है और टीडीएस टीसीएस के दायरे को जरूर बढ़ाया गया है। इसी तारतम्य में एक नया टीडीएस लाया गया है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि माल की खरीदी पर टीडीएस। इसके लिए एक नई सेक्शन लाई गई है, सेक्शन 194Q। इस सेक्शन के अंतर्गत बायर को टीडीएस करना है, बिजनेस के लिए जो गुड्स की खरीदी करेंगे उस पर टीडीएस करना है, सभी प्रकार के गुड्स पर खरीदी करना है, सभी प्रकार के गुड्स की खरीदी पर टीडीएस करना है। परंतु अगर व्यापार में किसी प्रकार की असेट खरीदी जा रही है तो उस असेट की खरीदी पर टीडीएस नहीं करना है। उसी प्रकार से अगर बायर अपने किसी पर्सनल उपयोग के लिए कोई असेट खरीद रहा है या किसी अन्य उपयोग के लिए कोई असेट खरीद रहा है या कोई गुड्स खरीद रहा है तो ऐसे परचेज पर भी यह टीडीएस नहीं होगा। अब इस टीडीएस की लायबिलिटी बायर पर तभी आएगी जबकि बायर का बिजनेस टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ रुपए से अधिक था। इस टीडीएस के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी है। टीडीएस तभी करना है जबकि एक व्यक्ति से एक साल में टोटल परचेस 50 लाख रुपए से ऊपर हो। 50 लाख रुपए तक की परचेस पर कोई टीडीएस नहीं है। 50 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट की परचेस पर टीडीएस है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से हमने 51 लाख रुपए की परचेस की है तो 50 लाख रुपए तक कोई टीडीएस नहीं करना है, केवल बचा हुआ जो 1 लाख रुपया है उस पर ही टीडीएस करना है। टीडीएस की जो दर है वह 0.1% रहेगी। टीडीएस रेसिडेंट सेलर से ही करना है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट सेलर से कोई माल खरीदा है तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
क्योंकि नॉन रेजिडेंट से टीडीएस के लिए अलग प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में है। अब बात करें कि टीडीएस किस समय करना है, तो अगर सेलर को एडवांस पेमेंट किया है तो पेमेंट करते समय टीडीएस करना है। अगर उधार खरीदी की है तो जिस दिन उधार खरीदी की एंट्री अपनी बुक्स में करेंगे उस दिन टीडीएस करना है। कई बार लोग उधार खरीदी की एंट्री सेलर के नाम में नहीं करते, सस्पेंस अकाउंट में कर लेते हैं, परचेसेस पेबल के नाम में कर लेते हैं, पर इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपने उधार परचेस की एंट्री अपनी बुक्स में की है उस दिन आपको टीडीएस करना है। उसी तरह से मान लीजिए कोई इंस्टेंट परचेस की है, यानी कि इसात परचेस की, उसात पेमेंट कर दिया, तब भी परचेस के समय टीडीएस करना है। अब मान लीजिए कि किसी ट्रांजैक्शन पर इस सेक्शन के अंतर्गत भी टीडीएस की लायबिलिटी आती है और किसी अन्य सेक्शन के अंतर्गत भी टीडीएस की लायबिलिटी आती है, तो फिर इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस नहीं करना है। उस ट्रांजैक्शन पर एक्ट में जो दूसरे टीडीएस के प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अंतर्गत टीडीएस करना है। उसी तरह से मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन पर टीसीएस की लायबिलिटी आती है सेक्शन 206C(1H) के अंतर्गत, और इस सेक्शन में भी टीडीएस की लायबिलिटी आती है, तो फिर उस सेक्शन में टीसीएस नहीं करना है बल्कि इस सेक्शन में टीडीएस करना है। अब एक्ट में एक प्रोविज़न है हायर रेट से टीडीएस करने का। अगर मान लीजिए कि डिडक्टर को पैन नंबर नहीं देता है तो ऐसे केस में एक्ट में प्रोविज़न है कि हायर रेट से टीडीएस कर लिया जाए, और ये सेक्शन 206AA में है। और जो हायर रेट है वो 20% की हायर रेट है, परंतु इस टीडीएस के संबंध में रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो हायर रेट 20% की है वह डिडक्टी द्वारा पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करने पर इस सेक्शन के पर्पस के लिए केवल 5% रहेगी। ये टीडीएस 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। अब सिमिलर टाइप का टीसीएस पिछले साल बजट में लाया गया था सेक्शन 206(1H) में, जिसकी कि हमने अभी बात की। उसमें जो लायबिलिटी थी टीसीएस की वो सेलर के ऊपर थी। अभी टीडीएस की लायबिलिटी जो है वो बायर के ऊपर है। पहले टीसीएस की जो दर थी वो 0.1% थी, अभी भी टीडीएस की दर जो है वो 0.1% है। पहले भी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो सेल का 50 लाख रुपया, इस बार जो टीएस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी 50 लाख रुपया है। हाँ, केवल एक ही फर्क है दोनों सेक्शंस में। वहाँ हायर रेट टीसीएस में 1% का था, यहाँ पर हायर रेट 5% का है। पर ये जो टीसीएस की सेक्शन है वो अब इररिलेवेंट हो गई, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर किसी ट्रांजैक्शन पर उस टीसीएस की लायबिलिटी है सेक्शन 206C(1H) की, और इस सेक्शन में टीडीएस की लायबिलिटी है, तो फिर उस सेक्शन का टीसीएस नहीं होगा, इस सेक्शन में टीडीएस होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले साल बजट में जो टीसीएस लाए थे सेक्शन 206C का, उसको इनडायरेक्टली रिडंडेंट कर दिया गया है, इनडायरेक्टली उसको हटा दिया गया है। अब बात करें अगले टीडीएस की, तो एक टीडीएस और नया लाया गया है, सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम पर टीडीएस। इसके लिए एक नई सेक्शन आई है, सेक्शन 194P। यह 75 साल और उनसे अधिक के सीनियर सिटीजन पर लागू होगी, और उन्हीं सीनियर सिटीजन पर लागू होगी जिनकी की केवल पेंशन की और बैंक के ब्याज की इनकम है, और बैंक का ब्याज भी केवल उसी बैंक का जिसमें कि पेंशन आती है। अब ऐसे केस में क्या होगा, बैंक ऐसे सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम कैलकुलेट करेगी, फिर उसमें चैप्टर 6A के अगर कोई डिडक्शन है तो उसको कंसीडर करेगी, अगर 87A की रिबेट है तो उस रिबेट को डिडक्ट करेगी और टैक्स कैलकुलेट करेगी, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद टैक्स के अमाउंट के बराबर का टीडीएस काट लेगी। ऐसा टीडीएस कट जाने के बाद जो सीनियर सिटीजन है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, अगर वो चाहे कि मुझे वॉलंटरीली रिटर्न भरना है तो वो भर सकता है। अब यह टीडीएस बैंक अपने आप नहीं काटेगी, इसके लिए सीनियर सिटीजन को बैंक को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरा ऐसा टीडीएस काटा जाए। ऐसे टीडीएस काटने की सुविधा सभी बैंकों में भी उपलब्ध नहीं रहेगी, केवल स्पेसिफाइड बैंक में रहेगी। और स्पेसिफाइड बैंक कौन सी रहेगी, जिसको कि गवर्नमेंट अब आगे जाकर नोटिफाई करेगी। तो ये प्रोविजंस जो हैं 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। अब
टीडीएस में एक और अमेंडमेंट हुआ है कि जो लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनसे हायर रेट से टीडीएस करना, इसके लिए भी एक नई सेक्शन आई है 206 AB। अभी हमने चर्चा की कि सिमिलर टाइप के प्रोविजंस एक्ट में पहले से ही हैं। सेक्शन 206 डबल है जिसमें कहा है कि अगर डिडक्टी अपना पिन नंबर डिडक्ट कर नहीं देता है तो हायर रेट से टीडीएस करना है। उसी के स्कोप को अब बढ़ाया है इस नए सेक्शन में। तो वहाँ पैन नंबर नहीं देने के लिए हायर रेट ऑफ टीडीएस क्या है, 20% है। इस नए सेक्शन में हायर रेट जो है ओरिजिनल रेट का डबल या 5% दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के केस में दोनों सेक्शन लागू होते हैं, यानी कि न तो वो पैन नंबर देता है और न ही इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों सेक्शन के भीतर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है उस हाईएस्ट रेट पर टीडीएस कटेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि नॉन फाइलर कौन, तो नॉन फाइलर को भी डिफाइन किया है कि जिस व्यक्ति ने अपने पिछले 2 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट है वो चली गई। अब भले सेक्शन 139(4) की ड्यू डेट बाकी है, बिलेटेड रिटर्न भरने की पॉसिबिलिटी बाकी है, परंतु फिर भी उसे डिफॉल्टर मान लिया जाएगा, फिर भी ये मान लिया जाएगा कि वो नॉन फाइलर है और उससे हायर रेट से टीडीएस होगा। एक बात और यहाँ पर देखनी है कि केवल नॉन फाइलर होने से ही हायर रेट ऑफ टीडीएस नहीं लगेगा। अगर उस व्यक्ति का टीडीएस और टीसीएस कुल मिलाकर 50,000 रुपये से ज़्यादा पिछले 2 सालों में, ये लिमिट दोनों साल में देखी जाएगी प्रति वर्ष, यानी कि अगर टीडीएस टीसीएस पिछले साल में 50,000 से ज़्यादा है परंतु पिछले साल केवल 40,000 है, तो फिर ये प्रोविजन नहीं लगेगा हायर रेट का। हायर रेट का प्रोविजन लगने के लिए सारी की सारी कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। अब ये प्रोविजन जो है उन नॉन रेसिडेंट्स को लागू नहीं है जिनका कि भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वैसे ही यह हायर रेट जो है नॉन फाइलर का टीडीएस की कुछ सेक्शंस में लागू नहीं होगा। वे सेक्शंस हैं सेक्शन 192, सेक्शन 192A, सेक्शन 194B, सेक्शन 194BB, सेक्शन 194LBC, सेक्शन 194N। और ये जो हायर रेट के प्रोविजंस हैं 1 जुलाई 2021 से लागू। अब इस सेक्शन के संबंध में एक और जुड़ी हुई बात है। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 194IB। यह रेंट पर टीडीएस काटने के लिए है और यह इंडिविजुअल और एचयूएफ को लागू होता है। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ 50,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा का किराया पे करता है तो उसे 5% की दर से टीडीएस काटना है। अब डिडक्टी अगर पैन नंबर नहीं देता है तो 206AA पिक्चर में आ जाता है, हायर रेट से टीडीएस काटना है। पर यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दे दिया गया। ये रिलैक्सेशन न केवल पैन नंबर के लिए दिया गया है बल्कि नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न के लिए भी दिया है कि यदि व्यक्ति पैन नंबर नहीं देता है या फिर नॉन फाइलर है या फिर दोनों ही है तो दोनों केस में जो हायर रेट है 20% वाली नहीं लगेगी। पूरे साल भर का जो टीडीएस उस व्यक्ति का बनेगा वह आखिरी महीने के किराए से ज़्यादा नहीं होगा। ये छोटा सा रिलैक्सेशन 194IB के टीडीएस के बारे में है। 20% से तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बन जाए, परंतु अब ये रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि आखिरी महीने के किराए से ज़्यादा वह टीडीएस हायर रेट का नहीं होगा। अब जो प्रोविज़न हायर रेट ऑफ टीडीएस नॉन फाइलर के लिए लाए हैं वैसा का वैसा ही प्रोविज़न टीसीएस में भी लाए हैं कि अगर कोई इनकम टैक्स के रिटर्न का नॉन फाइलर है तो जैसे हायर रेट से टीडीएस करना है वैसे ही हायर रेट से टीसीएस भी करना है। उसके लिए भी नई सेक्शन आई है 206CC। यहाँ पर भी वही प्रावधान लागू होंगे कि अगर पैन नंबर भी नहीं है और इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल नहीं करता है तो फिर दोनों सेक्शंस में से जो हाईएस्ट रेट है उस रेट से टीडीएस। अब यहाँ पर टीसीएस की जो हाईएस्ट रेट है वो केवल 5% है, टीडीएस में हाईएस्ट रेट 20% थी। ये थोड़ा सा इस पर रिलैक्सेशन है। नॉन फाइलर की डेफिनेशन में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। नॉन रेसिडेंट पर जो नहीं लगना है ये टीसीएस जिनका कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में नहीं है तो वो यहाँ पर भी सेम है और ये प्रोविजंस भी 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन 139(4) में हुआ। 139(4) सभी को मालूम है कि बिलेटेड रिटर्न से संबंधित है और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो अंतिम तिथि है वो असेसमेंट ईयर के एंड तक की है। यानी कि अगर असेसमेंट ईयर 2021-22 का रिटर्न फाइल करना है बिलेटेड तो 31 मार्च 2022 तक हम फाइल कर सकते हैं। अब ये जो बिलेटेड रिटर्न का जो टाइम लिमिट थी उसको 3 महीने घटा दिया गया है।
3 महीने घटा दिया, यानी कि असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीने पहले तक। तब क्या सिचुएशन बन जाएगी कि अगर असेसमेंट ईयर 2021-22 का रिटर्न जो पहले 31 मार्च 2022 तक भर सकते थे, अब वह रिटर्न 31 दिसंबर 2021 तक ही भरा जा सकेगा। ये प्रोविजंस 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से लागू हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात है कि रिटर्न भरना है 31 दिसंबर तक। अभी काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कि इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर होती है, हम रिटर्न 31 दिसंबर और 31 मार्च के बीच में भरते हैं और 10,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस लगती है। अब यहाँ पर इस 10,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस की समस्या जो है या जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। जब 31 दिसंबर के बाद व्यक्ति रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाएगा तो फिर वॉलेंट्री रिटर्न के केस में ये 10,000 रुपये की पेनल्टी का क्लास अपने आप रिडंडेंट हो जाएगा, प्रैक्टिकली इनएप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये 10,000 रुपये की जो लेट फीस है केवल उन्हीं केसेस में लगेगी जहाँ पर 148 के नोटिस आ रहे हैं या किसी अन्य धारा के अंतर्गत नोटिस आ रहे हैं। फिर असेसमेंट में ITO देखेगा कि आपने तो 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, फिर ऐसे केस में ये 10,000 रुपये की 234F की जो लेट फाइलिंग फीस है वो लगने की संभावना रहेगी। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन 139(5) में भी हुआ। 139(5) जो है रिवाइज रिटर्न के लिए है। रिवाइज रिटर्न के लिए भी टाइम लिमिट वही थी जो बिलेटेड रिटर्न के लिए थी, यानी कि असेसमेंट ईयर के एंड तक रिवाइज रिटर्न फाइल किया जा सकता था। वही सिचुएशन थी, असेसमेंट ईयर 2021-22 का रिवाइज रिटर्न जो था 31 मार्च 2022 तक फाइल हो सकता था। तो जो बिलेटेड रिटर्न के लिए 3 महीने का टाइम कम किया है, वही रिवाइज रिटर्न के लिए भी 3 महीने का टाइम कम हो गया, यानी कि असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीने पहले तक रिवाइज रिटर्न फाइल हो पाएगा। यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 का जो रिवाइज रिटर्न है वो 31 दिसंबर 2021 तक ही हो सकेगा, इसके बाद नहीं हो सकेगा। ये सब एक थीम में है, ऐसा नहीं है कि बिलेटेड रिटर्न के लिए कुछ और टाइम लिमिट दे दी, रिवाइज रिटर्न के लिए कुछ और टाइम लिमिट दे दी। तो इस तरह से लगता है कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं एक परफेक्शन की तरफ है, कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी लिया हुआ है, कहीं ना कहीं एक लॉजिक लिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अमेंडमेंट सेक्शन 143(1) में हुआ है। हम सभी को मालूम है कि सेक्शन 143(1) जो है वो रिटर्न की प्रोसेसिंग से संबंधित है। जब रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है तो 143(1) का इंटीमेशन हमको आता है। इस इंटीमेशन में एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, जिन एडजस्टमेंट्स के माध्यम से हमारी कई बार टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है, टोटल इनकम बढ़ जाती है। तो ये जो एडजस्टमेंट होते हैं, उन एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट है कि अगर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउएबल है और असेसी ने अपना रिटर्न फाइल करते समय उस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ नहीं किया है, तो उस एक्सपेंडिचर को 143(1) की जो इंटीमेशन है उसमें डिसअलाउ करके और असेसी की टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम एनहांस करने के प्रोविजंस हैं। अब ये जो डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर है इसके स्कोप को बढ़ा दिया है। अब इसके स्कोप को बढ़ाकर क्या कहा है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने कहीं कोई इनकम बढ़ाने की बात कही है, कोई इनकम इंडिकेट की है और असेसी ने अपना रिटर्न फाइल करते समय उस इनकम को कंसीडर नहीं किया है, तो उस संबंध में भी 143(1) की इंटीमेशन में एडजस्टमेंट हो सकेगा, असेसी की टोटल इनकम में एडिशन हो सकेगा, असेसी की टोटल इनकम इंक्रीज हो सकेगी, उसकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो सकेगी। इसके अलावा 143(1) के एडजस्टमेंट के लिए एक और अमेंडमेंट हुआ है। पहले एक एडजस्टमेंट पॉसिबल था कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना रिटर्न 139(1) की लिमिट के भीतर नहीं फाइल किया है तो फिर एडजस्टमेंट के माध्यम से उसका सेक्शन 80IA, 80IAB, 80IB, 80IC, 80ID और 80IE का जो डिडक्शन है वो डिसअलाउ हो सकता था। अब इसके स्कोप को बढ़ा दिया है। अब इसके स्कोप को बढ़ाकर क्या कहा है कि एडजस्टमेंट में पूरे के पूरे चैप्टर 6A हेडिंग C के जो डिडक्शन है वो डिसअलाउ हो सकते हैं अगर असेसी ने अपना रिटर्न 139(1) की टाइम लिमिट में फाइल नहीं किया है। बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें कि अगर आप 139(1) की टाइम लिमिट के भीतर
अपना रिटर्न फाइल करते हो तो ही वो डिडक्शंस मिलते हैं, अदरवाइज वो डिडक्शंस डिसअलाउ हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पिछले सालों में देखने को मिला है वो एटीपी का है। सोसाइटीज़ के केस में बहुत सारे केसेस में एटीपी का जो अमाउंट है, जो डिडक्शन है, डिसअलाउ हो गया है। केवल इसीलिए हो गया है कि रिटर्न जो है लेट फाइल किया है। कई केसेस में तो समस्या दूसरी हो गई। सोसाइटीज़ के केस में क्या होता है कि ऑडिटर जो है गवर्नमेंट ऑडिटर होता है। गवर्नमेंट ऑडिटर ऑडिट करेगा, उसके बाद टैक्स ऑडिटर जो है अपना टैक्स ऑडिट करके और ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करेगा, उसके बाद ही रिटर्न फाइल करने की पोजीशन आती है। कई केसेस में तो ये होता है कि गवर्नमेंट का ऑडिटर जो है इनकम टैक्स के रिटर्न की जो ड्यू डेट है 139(1) की, उसके बाद ही अपॉइंट हुआ। अब ऐसे केसेस में असेसी कैसे अपना रिटर्न फाइल कर सकता है बगैर ऑडिट रिपोर्ट के? ऐसी जिनाइन समस्याएं इस सेक्शन की वजह से आ गई है। तो ये जो डिसअलाउंस की बात की है मैंने, तो ये सारे प्रॉफिट बेस्ड डिसअलाउंस है। कई बार ये चिंता व्यक्त की जाती है इसको सुनने के बाद कि कहीं रिटर्न लेट करने पर एसटीसी के जो डिडक्शंस हैं, जो बीमे के, पीपीएफ के, वो तो डिसअलाउ नहीं हो जाएंगे। तो ये जो सेक्शन है ये उसको अफेक्ट नहीं करती। वो लेट रिटर्न पर भी वो सारे के सारे डिडक्शन हमको अलाउेबल हैं। अब एक अमेंडमेंट 143(1) की इंटीमेशन को इशू करने के टाइम पीरियड के संबंध में। अभी तक ये इंटीमेशन फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के 1 वर्ष बाद तक आ सकता था। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने रिटर्न फाइल किया है उस फाइनेंशियल ईयर के समाप्ति के 1 वर्ष बाद तक ये हमको मिल सकती थी। अब इस पीरियड को घटा दिया है। अब क्या कहा है कि फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति, कौन सा फाइनेंशियल ईयर? जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने रिटर्न फाइल किया है उस फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के 9 महीने बाद तक ही आ सकेगी। तो ये जो अमेंडमेंट है ये एक अच्छा अमेंडमेंट है, टैक्स पेयर की दृष्टि से अच्छा अमेंडमेंट है कि जो होना होगा वो नहीं 9 महीने में ही हो जाएगा। पहले 1 साल तक इंतजार करना पड़ता था कि भाई हमने जो रिटर्न फाइल कर दिया है उस पर कुछ हमको शंका है, अब उसका डिसअलाउंस होता है या नहीं होता है। तो अब एग्जाम्पल अगर हम लें तो असेसमेंट ईयर 2021-22 का जो रिटर्न है वो हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में फाइल करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कब समाप्त होता है? 31 मार्च 2022 को। तो पहले जो इंटीमेशन थी वो 31 मार्च 2023 तक आ सकती थी, परंतु अब ये इंटीमेशन जो है 31 दिसंबर 2022 तक ही आ सकेगी। अगर इसके बाद कोई इंटीमेशन आती है और उसमें कोई एडजस्टमेंट होता है तो फिर क्या होगा? वो एडजस्टमेंट और वो इंटीमेशन दोनों ही इनवैलिड हो जाएगी। पहले जब मैनुअल इंटीमेशन आया करती थी तब इनवैलिडिटी के पॉइंट्स अपील में रेस करने के मौके मिलते थे, परंतु अब चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम से इंटीमेशन आती है तो इस तरह के पॉइंट्स हमारे सामने अपील में कम हो गए हैं। कोई रेयर ही केस होता होगा जिसमें इंटीमेशन हमको एक निश्चित पीरियड के बाद आती है। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन 143(2) में हुआ। सबको पता है कि 143(2) जो है स्क्रूटनी असेसमेंट की सेक्शन है। इसमें जिस फाइनेंशियल ईयर में हम रिटर्न फाइल करते हैं उसके 6 महीने बाद तक स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता था, 143(2) का नोटिस आ सकता था। अब इस टाइम लिमिट को 3 महीने कर दिया है। तो ये भी एक अच्छा अमेंडमेंट है कि एसएससी को जो लगता था, जो उसकी चिंता थी कि मुझे स्क्रूटनी का नोटिस आ नहीं जाए, तो वो चिंता जो उसकी 6 महीने चला करती थी वह चिंता 3 महीने में समाप्त हो जाएगी। तो इसका भी अगर हम एग्जाम्पल लें कि असेसमेंट ईयर 2021-22 जो है उसका रिटर्न जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में फाइल किया। फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गया, 6 महीने 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो गया। यानी कि जो नोटिस पहले 30 सितंबर 2022 तक आ सकता था वह अब केवल 30 जून 2022 तक ही आ पाएगा। ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। उसी प्रकार का एक परिवर्तन जो है सेक्शन 153 में हुआ है। सेक्शन 153 जो है वह असेसमेंट के कंप्लीट होने की टाइम लिमिट बताता है। कौन सा असेसमेंट? केवल 143(3) और केवल 144 के असेसमेंट। पहले असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट 21 मंथ हुआ करती थी फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन बढ़ा, डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बढ़ी, डिपार्टमेंट का पोटेंशियल बढ़ा, तो फिर इस समय को कम किया जाने लगा। असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 21 महीने को 18 महीने कर दिया। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर 19-20 और 20-21 के लिए इस पीरियड को 12 महीने कर दिया। अब 21-22 का जो साल आएगा उसके लिए पीरियड
केवल 9 महीने कर दिया गया। यानी कि अब असेसमेंट ईयर 21-22 का जो असेसमेंट है वह 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 21-22 का जो स्क्रूटनी का सिलेक्शन है 30 जून 2022 तक होना है और इसका असेसमेंट 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट होना है। अब ये टाइम रिड्यूस होने से डिपार्टमेंट पर तो प्रेशर है ही सही, परंतु असेसी पर भी प्रेशर है और टैक्स प्रोफेशनल्स पर भी प्रेशर है। हम सभी लोग जानते हैं कि असेसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको प्रिपेयर करना, उसको अपलोड करना अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, टेडियस काम है। हमको जरूर लग रहा है कि हमारा ऑर्डर जल्दी आ जाएगा, परंतु ये जो समस्याएं हैं, असेसी की इग्नोरेंस, असेसी की इलिटरेसी, कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो रोबस्ट नहीं है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स हमें भी आने वाली है। परंतु हो सकता है कि भविष्य में जब हम सब कुछ अच्छा देखें तो ये सारी चीज़ें जो आज हमको ऐसा लग रही है कि बड़ी समस्या करने वाली है, ये कहीं ना कहीं आगे हमको आसान लगने लगे। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन 147, 148, 149, 153A, 153C और 151A और कई सारे अन्य सेक्शंस में हुआ है। ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन सारे अमेंडमेंट्स का जो पर्पस है वो सेम है। ये अमेंडमेंट्स रीअसेसमेंट से जुड़े हुए हैं। अब अभी क्या हुआ है कि सेक्शन 147 और 148 जो रीअसेसमेंट की उसको पूरा का पूरा रीड्राफ्ट कर दिया है। इसके अलावा एक 148A नाम की सेक्शन भी लाए हैं। रीअसेसमेंट की जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी सारा चेंज कर दिया है। पहले जो रीअसेसमेंट होता था उसका बेसिस क्या था कि असेसिंग ऑफिसर को यह विश्वास करने के लिए रीज़न है कि आपकी इनकम जो है असेसमेंट से छूट गई है। अब यह जो बेसिस था ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब नया बेसिस आ गया है। नया बेसिस क्या है? या तो असेसी के केस में कोई CAG का ऑब्जेक्शन है या फिर डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सिस्टम में आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है जिससे ऐसा लगता है कि इनकम एस्केप हो गई असेसमेंट से। तो ये बड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि पहले सब कुछ असेसिंग ऑफिसर पे डिपेंड किया करता था कि असेसिंग ऑफिसर को किसी भी केस में ये यकीन हो जाता था, उसके पास रीज़न हुआ करते थे, रीज़न उसकी समझ भी हो सकती थी, उसका विश्वास भी हो सकता था, उसकी धारणा भी हो सकती थी। अगर उसको विश्वास हो गया कि मेरे पास कारण है कि इस केस में दिसावल जी रीअसेसमेंट का केस बनता है तो रीअसेसमेंट हो जाया करता था। परंतु अब बड़े ही स्पेसिफिक रीजंस हैं जिन पर कि रीअसेसमेंट हो सकता है। यानी कि अब AO के हाथ में या AO के डिस्क्रिशन पर कुछ भी नहीं है, रीअसेसमेंट केवल लिमिटेड केसेस में होना है। अब जो नया सिस्टम आया है उसमें लिटिगेशन कम होने की संभावना है क्योंकि इसमें अब उन्होंने ये प्रावधान दिया है कि रीअसेसमेंट के पहले AO चाहे तो इंक्वायरी कर सकता है कि इस केस पे रीअसेसमेंट करना है या नहीं करना है। इसके अलावा असेसी को शोकाज नोटिस भी देना है, उसका पक्ष भी जानना है, उसका पक्ष जानने के बाद उसको कंसीडर भी करना है और कंसीडर करने के बाद एक ऑर्डर पास करना है कि क्या ये केस रीअसेसमेंट के लिए फिट है या नहीं। पहले क्या होता था, 148 का टाइम लिमिट आ गया है तो 148 का नोटिस दे देते थे, चाहे वो केस 148 के लायक है या नहीं। 148 का एक बार नोटिस दे दिया तो प्रोसीडिंग ड्राफ्ट तो किसी रेयर केस में हुआ करती थी, असेसमेंट भी होता था, असेसमेंट हुआ तो एडिशन भी होते थे, एडिशन होने के बाद वो एडिशन कई केसेस में इस लायक नहीं होते थे कि सस्टेन हो जाए तो वो एडिशन CIT अपील में जाकर डिलीट हो जाते थे। परंतु सारी प्रक्रिया में क्या होता था कि जो केस रीअसेसमेंट में लायक नहीं था उसमें रीअसेसमेंट हो गया, असेसी को भी परेशानी, डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज भी कंज्यूम होते थे। परंतु जो नया सिस्टम है उसमें अब पहले से इंक्वायरी और ये सब बातें होने से लिटिगेशन कम होगा। अब ये जो अभी नया सिस्टम लाए हैं ये व्यवस्था कुछ सुप्रीम कोर्ट ने पहले से दे रखी थी। एक GK एंड ड्राइव शाफ्ट इंडिया लिमिटेड का डिसीजन था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रीअसेसमेंट का ऑर्डर पास करने के पहले अगर असेसी ने 148 के रीजंस के बारे में कोई आपत्ति ली है तो उस आपत्ति को कंसीडर करना है और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करके उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये जो GK एंड ड्राइव शाफ्ट की जो भावना थी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके अपने तरीके से
148, 147 के जो नए सेक्शंस हैं उसमें इनकॉर्पोरेट किए। यह एक अच्छा कदम है। 148 की टाइम लिमिट पहले 4 साल और 6 साल होती थी, अब छोटे केसेस में इस 4 साल की लिमिट को 3 साल कर दिया है। और जो बड़े केसेस हैं जिनमें ऐसा लगता है कि एस्केपमेंट 50 लाख रुपए से ज़्यादा का हो सकता है, वहाँ पर 6 साल से बढ़ाकर टाइम लिमिट को 10 साल कर दिया है। यानी कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इस तरह से इंटेंशन है कि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको परेशानी नहीं हो, और जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं या बड़े टैक्स इवेडर्स हैं वे किसी भी प्रकार से टैक्स नेट से बच नहीं जाए। पहले सर्च सर्वे के असेसमेंट की अलग प्रोसीजर हुआ करती थी, सेक्शन 153A था, सेक्शन 153C था, पर अब जो 31 मार्च 2021 के बाद सर्वे सर्च होंगे उनमें वो प्रोसीजर लागू नहीं होगी। अब नॉर्मल रीअसेसमेंट के जो केसेस हैं उन्हीं रीअसेसमेंट के केसेस की तरह सेक्शन 147, 148 में उनका भी असेसमेंट होगा। ये अमेंडमेंट टैक्स पेयर्स के हिसाब से अच्छे हैं और 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हो जाएंगे। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन 142(1) में हुआ है, 142(1) के भी क्लास 1 में हुआ है। अगर कोई व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसको नोटिस देकर रिटर्न उसका मंगाया जा सकता है। यह पावर हाल फिलहाल में केवल एओ के पास है, असेसिंग ऑफिसर के पास है। असेसिंग ऑफिसर के पास इतना समय या इतनी शक्ति या इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि सभी केसेस में वह 142(1) का नोटिस देकर रिटर्न फाइल कर सके। तो अब इस सेक्शन के स्कोप को बढ़ा दिया है। अब 142(1) का नोटिस देकर रिटर्न केवल असेसिंग ऑफिसर ही नहीं मंगवा सकता, परंतु एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी भी मंगवा सकती है। अभी तो वर्ड जो लॉ में यूज़ करा है वो केवल प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पर कोई एक ऐसी अथॉरिटी अपॉइंट कर दी जाएगी जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से पता करेगी कि किसने रिटर्न फाइल किया है, किसने फाइल नहीं किया है, और वहीं सेंट्रलाइज्ड मैनर में ऑटोमेटिक तरीके से एओ के इन्वॉल्वमेंट के बगैर नोटिस रिटर्न फाइल करने के लिए इश्यू हो जाएंगे और उनकी वैलिडिटी कहीं चैलेंज नहीं होगी। अभी क्या था कि पावर एओ के पास है, कोई सेंट्रलाइज एजेंसी अगर 142(1) का नोटिस एसएससी को सर्व कर देगी तो उसकी वैलिडिटी चैलेंज हो सकती है क्योंकि वो एओ नहीं है। अब ये पावर देने के बाद लीगली गवर्नमेंट के जो नोटिसेस हैं वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे और इसका इम्पेक्ट यह आएगा कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से पकड़ा जा सकेगा। अब बजट में एक अमेंडमेंट सेक्शन 44AB में हुआ है। सेक्शन 44AB जो है टैक्स ऑडिट से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर तो उसको टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी है। अगर कोई व्यक्ति 44AD में चला जाता है तो फिर उसके लिए टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी 2 करोड़ रुपए के बाद आती है। अगर किसी व्यक्ति की टोटल रिसिप्ट और पेमेंट का 95% डिजिटल मोड से है, नॉन कैश मोड से है, तो उसके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट टर्नओवर का 5 करोड़ है। अब इस 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर को 10 करोड़ रुपया कर दिया है। यानी कि किसी व्यक्ति का बिजनेस की टोटल रिसिप्ट और पेमेंट का 95% नॉन कैश मोड में है, उसके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रुपया है। ये प्रोविजंस 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से लागू होंगे। वैसे ही एक अमेंडमेंट सेक्शन 211, सेक्शन 32 और सेक्शन 50 में हुआ है। ये सारे अमेंडमेंट्स भी कनेक्टेड अमेंडमेंट्स हैं और ये अमेंडमेंट हुए हैं बिजनेस और प्रोफेशन की गुडविल के संबंध में। गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज। सेल्फ जनरेटेड का मतलब ये है कि पार्टनर प्रोप्राइटर जो हैं उन्होंने ये तय कर लिया, असेस कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कि हमारे बिजनेस की जो गुडविल है इतने रुपये है। तो फिर वो क्या करते थे कि उस गुडविल को कैलकुलेट करके बैलेंस शीट में असेट के रूप में दिखा देते थे और पार्टनर प्रोप्राइटर की कैपिटल को उतने ही रुपये से बढ़ा लेते थे। अब चूंकि सेल्फ जनरेटेड जो असेट है, सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है, उसकी कोई कास्ट तो होती नहीं थी, तो कास्ट नहीं होती थी तो डिप्रिसिएशन का भी कोई सवाल नहीं उठता। परंतु गुडविल परचेज भी होती थी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश्ड है, दूसरा व्यक्ति उसका व्यवसाय खरीदना चाहता है तो उसकी गुडविल भी खरीद लेता था कि आपका नाम फेम जो है वह मुझे मिलेगा, तो मैं जब बिजनेस को रन करूंगा आपके तो मुझे भी उसका फायदा मिलेगा, तो गुडविल परचेज कर लेता था। तो इस गुडविल परचेज करने पर डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
ऐसा लॉ में कहीं क्लियर नहीं था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य कई कोर्ट ने यह कहा कि ये परचेज करी हुई जो गुडविल है उस पर डिप्रिसिएशन अलाउएबल है। इस गुडविल को इंटेंजिबल असेट मान लिया करते थे और इस पर 25% की दर से डिप्रिसिएशन लिया करते थे। पर अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये जो गुडविल है इस पर कोई डिप्रिसिएशन अलाउएबल नहीं है। तो जो कोर्ट के डिसीजन थे उनको इनइफेक्टिव करके अब ये प्रावधान कर दिए गए हैं कि गुडविल पर कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब गुडविल तो गुडविल है, असेट है। मान लीजिए कि गुडविल किसने सेल की, तो सेल करने पर तो प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा। तो कैपिटल गेन पहले कैसे निकलता था कि जितने में आपने गुडविल बेची उसमें से आप कॉस्ट घटा दो, बचा हुआ अमाउंट जो है वो आपका कैपिटल गेन है। पर अब क्या होगा, अब यह होगा कि सेल प्राइस में से सीधी कास्ट नहीं घटेगी। जो डिप्रिसिएशन आपने अभी तक ले लिया है उसको पहले कास्ट से घटाना पड़ेगा, नेट कास्ट निकालना पड़ेगी और नेट कास्ट को सेल प्राइस में से घटाकर कैपिटल गेन निकलेगा। मान लीजिए कि गुडविल आपने 1 करोड़ रुपए में सेल कर दी, कास्ट आपकी 50 लाख रुपए थी, डिप्रिसिएशन 10 लाख रुपए था, तो नेट कास्ट कितनी हो गई, 40 लाख रुपए हो गई। तो इस 40 लाख को 1 करोड़ रुपए की सेल प्राइस में घटाने के बाद जो 60 लाख रुपए बचेंगे उस पर कैपिटल गेन लगेगा। ये प्रोविजंस 1 अप्रैल 2021 से यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से लागू हो गया। इसी प्रकार से एक अमेंडमेंट सेक्शन 80IA(C) में हुआ है। यह सेक्शन इलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए है। इसमें जो भी इलिजिबल स्टार्टअप हैं उनको अपने प्रॉफिट में 100% का डिडक्शन मिलता है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए। और इस डिडक्शन के लिए केवल वही स्टार्टअप इलिजिबल थे जो कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 के बीच में इनकॉर्पोरेट हुए थे। अब इस इनकॉर्पोरेशन की तिथि को, इस इलिजिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया 1 साल से। अब यह डिडक्शन उन स्टार्टअप्स को भी मिल पाएगा जो कि 31 मार्च 2022 तक इनकॉर्पोरेट हो गए थे। ये प्रोविजंस 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गए। वैसा ही स्टार्टअप से रिलेटेड एक अमेंडमेंट सेक्शन 54GB में हुआ है। सेक्शन 54GB जो है रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी के सेल से रिलेटेड है। मान लीजिए कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको सेल किया तो उसमें कैपिटल गेन आया। तो कैपिटल गेन जो आया है तो उसमें डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन किस बात का मिलता है कि अगर सेल कंसीडरेशन जो है वो किसी इलिजिबल स्टार्टअप के इक्विटी शेयर में लगा दिया तो उस अमाउंट का डिडक्शन कैपिटल गेन में मिलता है। अब इस डिडक्शन के लिए एक शर्त थी कि जो ये रेसिडेंशियल हाउस की सेल है वो 31 मार्च 2021 तक अगर हो गई है तो केवल उन्हीं में ये डिडक्शन मिलेगा। अब इस डिडक्शन की तिथि को बढ़ा दिया है, यानी कि अब 31 मार्च 2021 की बजाय 31 मार्च 2022 तक भी कोई हाउस बिका, उस पर कैपिटल गेन हुआ और नेट कंसीडरेशन को किसी इलिजिबल स्टार्टअप की इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब इन 2 अमेंडमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा? इन 2 अमेंडमेंट से जो स्टार्टअप हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्टअप होगी, इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। तो यह एक तरह से अच्छा अमेंडमेंट है। उसी तरह से एक अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 80IBA में। ये हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी 100% प्रॉफिट का डिडक्शन है, परंतु शर्त क्या है कि वह जो प्रोजेक्ट है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 31 मार्च 2020 तक अप्रूव कर दिया है। अब यह एलिजिबिलिटी भी 2 साल के लिए बढ़ा दी है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 31 मार्च 2022 तक भी अप्रूव हो गए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एक नई बात और जोड़ दी है, इसका स्कोप बढ़ा दिया है कि जो एलिजिबल अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ये डिडक्शन मिल जाएगी। और ये जो एलिजिबल अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ये कौन से हैं इसको गवर्नमेंट बाद में बताएगी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। ये प्रोविजंस भी 1 अप्रैल 2022 से यानी कि असेसमेंट ईयर 2022-23 से लागू है। उसी तरह से एक अमेंडमेंट सेक्शन 80EEA में हुआ है। 80EEA में डिडक्शन मिलता है लोन के लिए, ऐसा लोन जो कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लिया हो जिसकी की वैल्यू 45 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। ऐसे लोन पर डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज का मिलता था और लोन जो है
फाइनेंशियल ईयर से अगर लिया हुआ हो तो ही एलिजिबिलिटी बनती थी। अब ये डिडक्शन जो मिलता था वो उस लोन के इंटरेस्ट पे मिलता था जो कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच लिया हुआ था। अब इस पीरियड को बढ़ा दिया है। अब ये डिडक्शन उन लोन के ब्याज पर भी मिलेगा जो कि 31 मार्च 2022 तक ले लिए हैं। ये भी एक प्रकार से कोरोना काल में लोगों को राहत दिया गया है। ये प्रोविज़न भी 1 अप्रैल 2022 यानी कि असेसमेंट ईयर 2022-23 से लागू होगा। अब एक अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 11 में। ये सेक्शन 11 जो है चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट सोसाइटीज़ जो कि पब्लिक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट सोसाइटी हैं उनसे संबंधित है, और वो भी वो वाली जो कि सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं। काफ़ी सारे प्रावधान तो ऐसे हैं कि जिनको आसानी से समझा जा सकता है, पर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको समझना टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। जितना उसको समझने की कोशिश करते हैं उतने उसमें कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं, उतना उनमें कन्फ्यूजन सामने आता है। और ये केवल टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, गवर्नमेंट भी जब उनको समझने की कोशिश करती है तब उसको भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस कन्फ्यूजन्स आते हैं। तो वैसे ही कन्फ्यूजन्स और कॉम्प्लिकेशंस के चलते हुए सेक्शन 11 में अमेंडमेंट किए गए हैं। सेक्शन 11, 12, 13 ऐसे ही सेक्शंस हैं जिसमें ढेर सारे कन्फ्यूजन, ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये जो अमेंडमेंट किए हैं उसमें गवर्नमेंट ने जरूर ये सोचा है, एक अच्छी भावना के साथ अमेंडमेंट किए हैं, पर अच्छी भावना के साथ अमेंडमेंट करने के बाद भी कॉम्प्लिकेशन घटे नहीं हैं, बल्कि पहले जो कॉम्प्लिकेशन थे कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ गए। अब एक एक करके हम इन अमेंडमेंट को समझने की कोशिश करते हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में किए गए हैं। एक जो चैरिटेबल ट्रस्ट में कार्पस डोनेशन आता है वो एग्जेम्प्ट है। अब उन्होंने एग्जेम्पशन के लिए कंडीशन डाल दी है कि ये जो कार्पस डोनेशन है ये सेक्शन 11(5) में जो मोड बताए हैं उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कार्पस के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रस्ट के जो सारे फंड्स हैं वो इन्वेस्टेड हैं तो वहीं उसके साथ कहीं ना कहीं मिक्स होकर इन्वेस्ट हो जाए। अब सेक्शन 11(5) में जो इन्वेस्टमेंट की बात कही है, पहले से एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों के दिमाग में कि ट्रस्ट के जो फंड्स हैं वो सेक्शन 11(5) में के जो मोड हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। सेक्शन 11(5) के मोड कौन से हैं? बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। परंतु कई लोग ये क्वेश्चन उठाते थे कि ये कहाँ लिखा है कि कार्पस फंड को भी सेक्शन 11(5) के मोड में इन्वेस्ट करना है। तो ये बात इस बार यहाँ पर क्लियर कर दी है, और दूसरी बात तो कर ही दी है कि कार्पस फंड का इन्वेस्टमेंट जो है सेपरेट होना चाहिए। अब जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट रहते हैं रजिस्टर्ड वाले, उनको अपनी नॉन कार्पस इनकम का 85% खर्च करना होता है। अगर वो 85% खर्च कर देते हैं तो बचा हुआ जो 15% है वो अपने आप एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब अभी तक क्या हो रहा था कि कई बार लोग कार्पस फंड में से भी खर्च कर देते थे, और कार्पस फंड में जो खर्च किया है उसको 85% जो नॉन कार्पस फंड में से खर्च करना था उसमें कंसीडर कर लेते थे। तो अब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये डबल डिडक्शन हो गया। एक तरफ तो कार्पस फंड में आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, और उसी एग्जेम्प्ट इनकम में से जो आपने खर्च किया उसको आपने नॉन कार्पस इनकम की जो 85% मैंडेटरी एक्सपेंडिचर था उसमें से डिडक्शन कर लिया। तो इस चीज को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब कार्पस फंड से जो भी खर्च होगा, कार्पस फंड से जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, उसका डिडक्शन नॉन कार्पस इनकम के 85% मैंडेटरी खर्च में नहीं मिलेगा। अब ट्रस्ट तो ट्रस्ट है, उसके सोर्सेस लिमिटेड हैं। अब एक बार जो खर्च हो गया और उसका डिडक्शन डिसअलाउ हो गया तो ट्रस्टों के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। तो गवर्नमेंट यहाँ एक अच्छी बात है कि आपने अगर एक बार खर्च कर दिया और हमने डिसअलाउ कर भी दिया तो भी आपका खर्च बेकार नहीं जाएगा। आप आगे के सालों में जब भी कभी आपको नॉन कार्पस में इनकम हुई और आपने उस इनकम में से कार्पस फंड में से जो पैसा लिया था उसको रिटर्न कर दिया, तो हम ये मान लेंगे कि आपने जो नॉन कार्पस इनकम आगे के सालों की है उसमें से वो खर्च किया, और हम आपको आगे के सालों में ये डिडक्शन दे देंगे। तो ये एक अच्छा अमेंडमेंट है। परंतु मैंने एक आर्टिकल लिखा है
जिसमें बताया है कि इस तरह की सिचुएशंस कभी पैदा ही नहीं होगी। उस आर्टिकल में मैंने काफ़ी सारी बैलेंस शीट्स लिए, काफ़ी से फिगर्स लिए हैं, और हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन कहीं पैदा हो भी तो कई लिमिटेड केसेस में होगी। मैक्सिमम केसेस में इस तरह के डिडक्शन को क्लेम करने की कोई सिचुएशन अराइज नहीं होगी। अब जो कॉर्पस फंड्स के खर्चे के संबंध में अमेंडमेंट हुआ है, वैसा ही अमेंडमेंट बोरोइंग्स के लिए हुआ है। कई बार ट्रस्ट जो है उधार ले लेते हैं, ट्रस्टियों से उधार ले लेते हैं, बैंक से उधार ले लेते हैं और खर्च करते हैं। ये जो खर्च है इसको भी 85% जो नॉन कॉर्पस इनकम में खर्च करना है उसमें शामिल कर लेते हैं। अब एक केस लॉ है, हो सकता है कि एक से ज़्यादा केस लॉ, उसमें क्या कहा है कि जो लोन का रीपेमेंट ट्रस्ट करता है उसको भी हम स्पेंडिंग में मान लेंगे। तब फिर क्या सिचुएशन बन रही है कि बारो फंड से आपने खर्च किया, खर्च करने के बाद आपने छूट ले ली, फिर जब आप बोरोइंग्स का रीपेमेंट करते हो तो फिर आपने छूट ले ली। उसके लिए तो रिटर्न में स्पेसिफिक कॉलम है। आप जब भी कभी ITR 7 देखोगे तो उसमें आपको स्पेसिफिक कॉलम मिलेगा कि कितने आपने लोन रीपे किए हैं और उसकी आपको छूट चाहिए। तो ये भी गवर्नमेंट को लग रहा था कि डबल डिडक्शन है, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जिस साल खर्च होगा बारोड फंड से हम उस खर्च को 85% में कंसीडर नहीं करेंगे, परंतु आप जब भी कभी बोरोइंग से रीपेमेंट करोगे तब हम उसको एक्सपेंडिचर मान लेंगे। ये उन केसेस में बड़ा लाभकारी है। कई बार क्या होता है कि ट्रस्ट को मान लीजिए बिल्डिंग बनाना है, अब पैसे तो होते नहीं इतने, तो ट्रस्ट ने बैंक से लोन ले लिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली और 10, 20, 25 साल तक उसकी इंस्टॉलमेंट चुकाते रहे। तो ऐसे केसेस में ये प्रोविज़न बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब इन प्रोविजंस में भी मुझे एक लूप होल दिखता है। लूप होल क्या दिखता है कि सरकार ने कहा कि कॉर्पस फंड से आपने खर्च कर दिया और आगे के सालों में आपने कॉर्पस फंड को मिट आउट कर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है, हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सही है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक साल में कॉर्पस फंड से खर्च कर दिया, अगले साल कहीं बोरोइंग ली, बोरोइंग से कॉर्पस फंड को मिट आउट कर लिया। तो ऐसी चीज़ों को पकड़ने के लिए कहीं ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है। हालांकि लॉ का इंटेंशन तो यह है कि आप अगले साल जो नॉन कॉर्पस इनकम जो होती है उससे मिट आउट करें। तो ये सारे लूप होल हमेशा से रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट में, कोशिशें हुई है और उसके बावजूद भी लूप होल बचे हैं, और हो सकता है कि ये लूप होल भी कहीं गवर्नमेंट को आगे मालूम पड़े तो इस लूप होल को भी प्लग इन करें। चैरिटेबल ट्रस्ट में एक और अमेंडमेंट हुआ है कि अभी जैसे मैंने बात बताई कि 85% चैरिटेबल ट्रस्ट को खर्च करना है, और खर्च तो कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। तो जो ज़्यादा खर्च है उसका कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं मिलता है, परंतु कुछ कोर्ट्स ने पिछले कई सालों में यह कह दिया कि जो एक्सिस एक्सपेंडिचर है उसको आगे के शार्ट एक्सपेंडिचर में कंसिडर कीजिए, वहाँ पर सेट ऑफ कीजिए। गवर्नमेंट को यह बात नहीं जमी तो उन्होंने तुरंत उन डिसीजंस को इनइफेक्टिव करने के लिए अमेंडमेंट कर दिया कि जो भी एक्सिस एक्सपेंडिचर है उस एक्सिस एक्सपेंडिचर को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं दिया जाएगा। ये जो अमेंडमेंट सेक्शन 11 में हुए हैं, ऐसे के ऐसे करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट सेक्शन 1023C में भी हुए हैं। सेक्शन 1023C में कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं है, वो अप्रूवल बेस्ड है, यानी कि आप कमिश्नर से अप्रूवल लीजिए एग्जेम्पशन के लिए, तो वहाँ पर ये मिलता था। तो जो सेक्शन 11 की जो कंडीशंस है वही कंडीशंस वहाँ भी लागू थी, इसलिए जो सेक्शन 11 में अमेंडमेंट हुए हैं जाहिर है कि वैसे के वैसे अमेंडमेंट वहाँ सेक्शन 1023C में भी किए गए। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन 1023C के सब क्लास 3AD और सब क्लास 3AE में हुआ है। सब क्लास 3AD जो है वो यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लगता है, और वो भी उनको ही लगता है जो केवल एजुकेशन का काम करती है, दूसरे परोपकार के काम करती है उनको नहीं लगता, और जो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से नहीं है। प्रॉफिट हो जाता है ये बात अलग है, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अगर उनकी एनुअल रिसिप्ट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है तो उनको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन है। सबको मालूम है, जो स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, हमको मालूम कि 1 करोड़ रुपए तक की जो रिसिप्ट है वह एग्जेम्प्ट है। अब इस दायरे को बढ़ा दिया गया है, इस 1 करोड़ की रिसिप्ट को 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है, यानी कि अब 5 करोड़ रुपए तक स्कूल कॉलेज जो हैं जो केवल एजुकेशन करते हैं
यहाँ एक बारीकी में बताना चाहूँगा, कई स्कूल कॉलेज में क्या होता है, एजुकेशन के अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं। वह वोकेशनल ट्रेनिंग जो है एजुकेशन का पार्ट नहीं। जो वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं वो एग्जिस्टिंग सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पस नहीं है। तो जब भी कभी हम एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं ऐसी इंस्टीट्यूशंस के संबंध में, हमें उनके बायलॉज और उनकी एक्टिविटीज़ को भली भांति देख लेना चाहिए कि ये एग्जिस्टिंग सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है या नहीं। अदरवाइज उनका एग्जाम्पशन जब भी कभी डिसअलाउ होगा तब वे संस्थाएं बड़ी समस्या में आ जाएंगी। अब जो सब क्लास 3 है, ये हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो कि परोपकार का काम करती है और मुख्य रूप से प्रॉफिट के लिए नहीं है और जिनकी की एनुअल रिसिप्ट 1 करोड़ रुपया तक है, उनको एग्जेम्पशन देती है। इस लिमिट को भी 5 करोड़ रुपया कर दिया है। अब मान लीजिए कि कोई ट्रस्ट है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चलाता है और हॉस्पिटल भी चलाता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अब ये जो 5 करोड़ की लिमिट है वो सामूहिक रूप से देखी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हॉस्पिटल के लिए 5 करोड़ की अलग लिमिट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए 5 करोड़ की अलग लिमिट। ये रिस्ट्रिक्शन इस क्लास में आया है। परंतु जब 1 करोड़ की लिमिट थी तब 1 करोड़ की लिमिट सामूहिक नहीं थी, 1 करोड़ की लिमिट हर इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग थी। तो ये जो अमेंडमेंट है इसमें एक तरह से कुछ दिया भी गया है और कुछ लिया भी गया है। यानी कि जो छोटे छोटे हैं उनको दिया है और जो बहुत बड़े हैं उनका पुराना दिया हुआ एक तरह से मान लीजिए कि कम कर दिया गया है। ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2022 से यानी कि असेसमेंट ईयर 2022-23 से लागू होंगे। तो अनिल जी हमारे पास कितना समय है? मेरे ख्याल से अभी 15-20 मिनट का समय हमारे पास हो रहा है, क्योंकि कई सारे सेक्शंस बचे हैं जिन पर हमको डिस्कशन करना है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, कहीं इंटरेस्ट आ रहा हो, तो हम इसको थोड़ा सा आधे घंटे तक और चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे हैं। जैसे मैंने बताया था 77 तो सेक्शंस ही जिस पे अमेंडमेंट हुए हैं। अब एक अमेंडमेंट जो है सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12) में ये EPF के इंटरेस्ट से संबंधित है। कर्मचारियों का जो प्रोविडेंट फंड है, कर्मचारियों का जो प्रोविडेंट फंड है उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12) में पूरा का पूरा कर मुक्त एक्सेप्ट है। अब यहाँ पर एक क्लास डाल दिया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉई ने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी साल में दिया है तो उस ऊपर के अमाउंट पर जो भी ब्याज आएगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यानी कि 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज आएगा वही एग्जेम्प्ट रह जाएगा, उसके ऊपर के ब्याज पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये प्रोविज़न जो है 1 अप्रैल 2022 से यानी कि असेसमेंट ईयर 2022-23 से लागू है। प्रोविज़न तो 1 अप्रैल 2022 से लागू है, पर ये जो कंट्रीब्यूशन कौन से, इसमें पहले जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर कंट्रीब्यूशन कर दिया वो नहीं, जो कंट्रीब्यूशन 1 अप्रैल 2021 के बाद से 2.5 लाख रुपए से ऊपर होंगे उन पर ये प्रावधान लागू होंगे। इनसे छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं जो हाईली पेड सैलरी जिनकी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया महीना रहती है वे अफेक्ट होंगे। हाँ, हो सकता है कि छोटे छोटे कर्मचारी जो हैं उनका ग्रीवेंस था कि भाई इतनी बड़ी बड़ी लिमिट है और जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और हमको क्या फ़ायदा मिलता है, उनका ग्रीवेंस जरूर इस अमेंडमेंट के माध्यम से सेटल हुआ है। एक अमेंडमेंट सेक्शन 10(5) में हुआ है। सेक्शन 10(5) जो है कर्मचारियों की LTC के संबंध में है। कर्मचारियों को जो LTC मिलती है वो एग्जेम्प्ट रहती है एक्चुअल एक्सपेंस के बेसिस पे और एक्चुअल ट्रेवलिंग के बेसिस पे। काफ़ी पुराना प्रोविज़न है, परंतु अभी क्या हुआ है कि कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग ट्रेवलिंग पर जा नहीं सके, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहे हैं कि LTC के बदले में कैश अलाउंस दे रहे हैं। तो इस कैश अलाउंस को भी इस बजट में एग्जेम्प्ट कर दिया है, पर एक शर्त लगा दी गई है कि ट्रेवलिंग नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर आप खर्च कर दीजिए। खर्च कैसे करना है? गुड्स और सर्विस पे खर्च करना है। गुड्स और सर्विस पे जिन पे खर्च करना है वो GST पेड होना चाहिए, और GST जो पेड हो रहे हैं उस पर GST की जो एग्रीगेट दर है वो 12% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो गुड्स सर्विस परचेज कर रहे हैं वो भी GST से रजिस्टर्ड पर्सन से करना है, और जो खर्च करना है 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच ही होना चाहिए। पेमेंट भी आप जो करोगे वो बैंक या डिजिटल मोड से करना है।
टैक्स की इनवॉइस भी लेना है, और साथ ही साथ आपको ऑप्शन भी एक्सरसाइज करना है 2018 से 2021 के ब्लॉक में कि आपने एलटीसी ले ली है। अब जो छूट मिलेगी वो 36,000 से ज़्यादा नहीं है, 36,000 या खर्चे का 1/3। यानी कि अगर आपको पूरे के पूरे एलटीसी का एग्जेम्पशन लेना है तो जितनी एलटीसी उसका 3 गुना खर्च करो, उसमें भी 36,000 रुपये की लिमिट है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कर्मचारियों को एक रिलीफ देने की कोशिश की है, पर रिलीफ देने के साथ उन्होंने इस बात को भी जोड़ दिया है कि मार्केट में जो कोरोना के बाद कमी आई है, डिमांड कम हुई है, वो इस माध्यम से कहीं बूस्ट हो जाए। एक बात और कह दी गई है कि खर्चा जरूरी नहीं कि एसएससी करे, उसके घर के लोग भी कर सकते हैं, उसकी फैमिली भी कर सकती है। पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक खर्च के लिए ऐसा नहीं हो जाए कि एक से ज़्यादा लोग छूट मांग लें। मान लीजिए कि पति भी नौकरी करता है, पत्नी भी नौकरी करती है, दोनों को एलटीसी मिला। अब खर्च तो दोनों ने सामूहिक रूप से मिलकर कर लिया, पति ने छूट ले ली। अब ऐसा नहीं होगा कि उसी खर्चे की पत्नी भी छूट ले ले कि भाई मेरे अकाउंट से मैंने पेमेंट किया। तो ये इसमें एक रिस्ट्रिक्शन डाला है। ये प्रोविज़न 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से लागू होंगे। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन 10(10)D, सेक्शन 45, सेक्शन 214, सेक्शन 111A और सेक्शन 112A में। कई बार हम सोचते हैं कि कितनी फुर्ती से, कितनी तेज़ी से अमेंडमेंट हो जाते हैं, पर अमेंडमेंट करना भी आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी एक सेक्शन में अमेंडमेंट करने जाते हो तो उसके फार रीचिंग इफेक्ट कई सेक्शंस पर पड़ते हैं। उन सभी सेक्शंस का ध्यान रखना और उचित तरीके से अमेंडमेंट करना निश्चित तौर पर एक काफ़ी कठिन कार्य है। और ये सब करने के बाद भी कई सारी बातें चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, टैक्स प्रैक्टिशनर्स लोग, टैक्स प्रोफेशनल्स सामने ले आएंगे और बताएंगे कि ये लूप होल रह गए हैं। अब ये जो सारे सेक्शंस हैं ये यूलिप से जुड़े हुए हैं, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप में 2 कंटेंट होते हैं, एक तो इंश्योरेंस होता है और एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। और यूलिप का जो भी अमाउंट आता है वो पूरी की पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। केवल एक ही कंडीशन है कि अगर आपने यूलिप का जो टेन्योर है वो टेन्योर में किसी भी साल में सम अश्योर्ड के 10% से ज़्यादा प्रीमियम दे दिए तो फिर यूलिप का अमाउंट जो आता था वो टैक्सेबल होता था। अब एक कंडीशन और लगा दी गई है इस साल कि अगर यूलिप के पूरे टेन्योर में किसी भी साल में प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ऊपर भर दी तो फिर एग्जेम्पशन चला जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने 2 यूलिप ले ली, 3 यूलिप ले ली, 4 यूलिप ले ली और सभी में 2.5 लाख रुपए से कम प्रीमियम भर दी, क्योंकि साल भर में सारी यूलिप का टोटल प्रीमियम जोड़कर देखा जाएगा कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा तो नहीं है। अब पुरानी पॉलिसीज़ भी हैं जिनमें लोग आगे भी पेमेंट करेंगे, तो जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं उनमें 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो प्रावधान है ये उन पॉलिसीज़ पर लागू होंगे जो 1 फरवरी 2021 से इश्यू हुई है। ये बजट का एंडोमेंट प्लान है, उन पे भी चलेगा हायर प्रीमियम। ये बजट का एक बड़ा खूबसूरत पहलू है कि एकदम से किसी व्यक्ति के ऊपर कोई उसकी जो सोच है, उसकी प्लानिंग जो है, उस पर एकदम से कहीं कोई समस्या नहीं आती। पुरानी पॉलिसी ये सोच के ली थी कि भाई ऐसे ऐसे करूँगा, प्लानिंग की थी, वो सारी प्लानिंग गवर्नमेंट चलने दे रही है कि पुराना जो कर लिया सो सही, अब जो कुछ भी आप नया करोगे उसमें ज़रूर आपकी नहीं चलेगी बल्कि हमारी चलेगी। अब ये जो अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगा यूलिप का तो उसका क्या होगा, तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्सेबल भी कैपिटल गेन हेड में होगा। इस अमाउंट को सेक्शन 214 में कैपिटल असेट मान लिया जाएगा। कैपिटल असेट में भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट मान लिया जाएगा और टैक्स जो लगेगा सेक्शन 111A और 112A के हिसाब से। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने खूब ध्यान रखी और 1 साल में कोई गड़बड़ हो गई तो ये सारे के सारे इम्प्लीकेशंस
आपको बियर करना होंगे। ये प्रोविजंस भी 1 अप्रैल 2021 से यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से लागू होंगे। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन 43CA और सेक्शन 56 में हुआ है। ये दोनों अमेंडमेंट भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो सेक्शन 43CA है वो रियल इस्टेट बिजनेस से संबंधित है। रियल इस्टेट में प्लाट, फ्लैट वगैरह की जब सेल होती है तो जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन या गाइडलाइन वैल्यू दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है उसको सेल कंसिडरेशन मान लेते हैं। ये तो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। अब वैसे ही करस्पॉन्डिंग प्रोविजन बायर के लिए भी है, वो सेक्शन 56 में है। अगर मान लीजिए कि सेल कंसिडरेशन गाइडलाइन वैल्यू से कम है तो फिर जो डिफरेंस है वो बायर के हैंड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 में टैक्सेबल हो जाता है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल समस्याओं को देखते हुए कुछ रिलैक्सेशन दिया है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के बीच पे अगर 10% तक का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही मान लेंगे और ऐसे केस में बायर के हैंड्स में भी कोई अमाउंट टैक्स नहीं करेंगे, सेलर के केस में भी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन पर ही आपका टैक्सेशन करेंगे। अब इस 10% की लिमिट को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, परंतु हर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में नहीं किया है, केवल हाउस के केस में किया। और हाउस भी कौन से, जो रेसिडेंशियल हाउस है और वो भी एक इंडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट, और वो भी जिनका की ट्रांसफर 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच हुआ और उसका भी अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम हुआ, और रीसेल वाले नहीं, और सेल कंसिडरेशन भी 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। कई बार किसी अमेंडमेंट को देखकर, उसकी हेडलाइन को देखकर मन में खुशी हो जाती है, पर जब हम आगे जाते हैं, अंदर पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि वो जो खुशी थी वो टेम्पररी थी, व्यर्थ थी। जो हकीकत है, जो गीता का सार है, वो गीता का सार है, उसी पर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो प्रोविजंस हैं ये 1 अप्रैल 2021 से यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से लागू होंगे, और ये केवल 1 साल के लिए हैं। ये आगे के सालों में इनका कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा। अब जैसे सेक्शन 43CA होता है वैसे एक सेक्शन 50C भी है, यानी कि प्लाट वगैरह अगर बिजनेस में बेचे हैं तो 43CA लगेगा, अगर पर्सनल बेचे हैं कैपिटल असेट तो सेक्शन 50C लगेगा। तो ये जो प्रावधान सेक्शन 43CA में लाए गए हैं ये सेक्शन 50C में लागू नहीं है। मतलब अगर किसी ने इंडिपेंडेंट रेसिडेंशियल यूनिट वगैरह अपनी खुद के पास पड़ी थी और किसी को बेच दी तो वहाँ पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन 36 और सेक्शन 43B में हुआ, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के संबंध में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के 2 टुकड़े होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, एक तो होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एक होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। इसमें अभी बड़ी समस्या आई है, काफ़ी सारे लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी सारे असेसीज ने इसका इम्पेक्ट भुगता है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो तो रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट जो 139(1) में उसके पहले अगर जमा कर दिया तो पूरा का पूरा सेक्शन 43B में बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह अलाउएबल है। परंतु जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय से काटा है उसकी छूट कब मिलेगी? उसकी छूट तभी मिलेगी जब आपने PF एक्ट की जो ड्यू डेट है उसके भीतर उसको जमा कर दिया। अब PF एक्ट की ड्यू डेट क्या है? अगले महीने की 15 तारीख, 21 तारीख प्लस ग्रेस पीरियड जो भी है, परिवर्तन होता रहता है। अब अगर किसी व्यक्ति ने सेक्शन 139(1) की रिटर्न भरने की ड्यू डेट के पहले तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया, पर वो PF एक्ट की ड्यू डेट के बाद है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, लॉ में पहले से। परंतु बीच में कई कोर्ट्स ने क्या कह दिया कि जो 43B है जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे लागू है वो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर भी लागू होगा। यानी कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन PF एक्ट के हिसाब से अगर लेट जमा करा है परंतु इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के पहले जमा कर दिया है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन मिलेगी। गवर्नमेंट को ये बात नहीं जमी, अमेंडमेंट हो गया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो सेक्शन 43B है वह एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर लागू नहीं होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन तभी मिलेगी जबकि PF एक्ट में बताई गई ड्यू डेट में उसको डिपॉजिट किया है। ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2021 से यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से लागू।
एक अमेंडमेंट सेक्शन 44 एडीए में हुआ है। ये प्रिजम्पटिव इनकम की सेक्शन है, प्रोफेशनल्स पर लागू होती है। इसमें क्या प्रोविज़न है कि ग्रास रिसिप्ट का जो 50% है उसको मिनिमम नेट प्रॉफिट मान लिया है प्रोफेशनल्स के केस में। ऑडिट वगैरह ये दूसरे प्रोविजंस अपने आप में अलग हैं। 50 लाख रुपए तक की ग्रास रिसिप्ट वाले को ये प्रावधान लागू होते हैं। अब अभी तक ये अनक्लियरनेस थी, एम्बिग्विटी थी कि ये प्रावधान एलएलपी को लागू होंगे कि नहीं होंगे। पहले तो एलएलपी हुआ नहीं करती थी, आजकल एलएलपी खूब होती है और प्रोफेशनल्स के केस में तो एलएलपी खूब बनने लगी है। तो ये प्रश्न अब मुख्य प्रश्न हो गया। लॉ में तो लैंग्वेज क्या लिखी है, एन असेसी रेसिडेंट इन इंडिया। अब एलएलपी भी तो रेसिडेंट इन इंडिया है। तो ये कन्फ्यूज़न चल रहा था कि ये प्रोविज़न एलएलपी को लागू है कि नहीं है। तो इस बार बजट में इसको क्लियर कर दिया है कि 44 एडीए केवल इंडिविजुअल एचयूए फॉर पार्टनरशिप को लगेगी, एलएलपी को नहीं लगेगी। ये प्रोविज़न 1 अप्रैल 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 से लागू होंगे। अब एक अमेंडमेंट प्रॉपर्टी के प्रोविजनल अटैचमेंट से संबंधित है। इसके लिए एक नया सेक्शन आया है 281B। अभी तक क्या होता था कि असेसमेंट और रीअसेसमेंट पेंडिंग है और असेसिंग ऑफिसर को लगता था कि इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए तो प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता था। पेनल्टी के केस में ऐसे किसी अटैचमेंट के पावर नहीं थे, परंतु इस बजट में इस सेक्शन से पेनल्टी के केसेस में भी प्रोविजनल अटैचमेंट के पावर्स दे दिए गए। पर हर पेनल्टी के लिए नहीं है, केवल सेक्शन 271A की पेनल्टी के लिए। सेक्शन 271AA किसके लिए है? तो पिछले साल प्रोविज़न लाए हैं कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई फॉल्स एंट्री कर ली टैक्स इवेजन के लिए, और छोटे मोटे अमाउंट के लिए नहीं है। जब ऐसा लगता है कि पेनल्टी इस सेक्शन में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगी, तभी पेनल्टी प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है, पेनल्टी नहीं लगी है, तो भी असेसिंग ऑफिसर प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है प्रॉपर्टी का। ये प्रोविज़न भी 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। एक अमेंडमेंट सेक्शन 234C से में हुआ। 234C मतलब ब्याज डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स के लिए इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अगर किसी को कोई डिविडेंड इनकम हो रही है और डिविडेंड इनकम की वजह से डेफरमेंट हुआ, यानी कि इंस्टॉलमेंट सही नहीं भरी गई। सही नहीं भरी गई मतलब कि आपको जो अमाउंट पहली इंस्टॉलमेंट में भरना था आपने पहली में नहीं भरा और दूसरे में भर दिया, तो सरकार का तो नुकसान हो गया। तो इसी बात के लिए 234C की ब्याज लगती है। तो यहाँ पर डिविडेंड इनकम के लिए रिलैक्सेशन दे दिया है कि डिविडेंड इनकम की वजह से अगर डेफरमेंट हुआ है तो 234C का ब्याज नहीं लगेगा। पर शर्त क्या है कि आपने आगे के इंस्टॉलमेंट में अमाउंट भर दिया है या 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर का है तब तक तो आपने निश्चित तौर पर भर दिया है। ऐसे रिलैक्सेशन पहले से ही एक्ट में दूसरी इनकम के लिए भी है, कैपिटल गेन वगैरह के लिए। हम लोग रिटर्न में देखते हैं कि रिटर्न में कैपिटल गेन के नीचे 4 ब्लॉक बने रहते हैं। इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में कितना कैपिटल गेन, इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में कितना कैपिटल गेन। तो उसका पर्पज़ ये रहता है कि ये जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं इनके लिए कहीं असेसी को एडवांस टैक्स का ब्याज 234C का ज़्यादा नहीं देना पड़े। कई इनकम ऐसी रहती है कि पता ही नहीं, अब कैपिटल गेन कब आ जाएगा पता ही नहीं, डिविडेंड कब आ जाएगा पता ही नहीं। पर हम जो 234C के ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे साल भर की इनकम को लेके करते हैं और फिर मानते हैं कि पहले क्वार्टर में इसकी 30% आ गया होगा। तो ये जो अनसर्टेन इनकम है उसके लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, इसमें डिविडेंड को भी इस साल शामिल कर दिया। यह प्रोविज़न भी 1 अप्रैल 2021 यानी असेसमेंट 2021-22 से लागू होंगे। असेसमेंट फेसलेस हो गए, फर्स्ट अपील फेसलेस हो गई, पेनल्टी फेसलेस हो गई। अभी बीच में तो हमारे सेमिनार भी फेसलेस हो गए थे। फेसलेस मतलब ऐसा समझ लें कि कुछ फेसलेस जैसे ही थे, जूम पर होने लगे थे। ट्रिब्यूनल एक अकेली बची थी जिसमें कि फिजिकल अपीयरेंस हो रहा था। उसमें भी एक ऑप्शन हमको दिया जा रहा था कि आप ऑनलाइन हीयरिंग करवा लीजिए। मैंने तो कभी करवाई नहीं, इसलिए मुझे प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, परंतु फ़ोन आया करते थे ट्रिब्यूनल से कि आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लीजिए। तो अब मैंडेटरी फेसलेस IT-80 प्रोसीडिंग्स हो गई है।
सेक्शन 255 इसके लिए लाया गया है। डिटेल स्कीम गवर्नमेंट बाद में लेकर आएगी। बेंचेस सेम रह सकती है, मतलब अभी हमारी जो बात चल रही थी बेंचेस का क्या होगा, तो बेंचेस जो अभी है, इंदौर बेंच है, मुंबई बेंच है, कोलकाता बेंचेस है, वो बेंचेस सेम रह सकती है। जहाँ है वहीं से सुनवाई रहेगी, पर जुरिस्डिक्शन जो है उनका डायनेमिक हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि इंदौर का कोई एसएससी है, उसकी सुनवाई कोलकाता की बेंच कर ले, कोलकाता का कोई एसएससी है, हो सकता है कि उसकी सुनवाई मुंबई बेंच में हो जाए। तो बेंचेस के बारे में जो मैं असेस कर पा रहा हूँ, वो बेंचेस एज इट इज रह सकती है। यह प्रोविजन भी 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाने की बात हो रही है। इसके लिए सेक्शन 245 ए में लाए हैं और ये स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए ही है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी मतलब डीआरसी में जाना ऑप्शनल रहेगा, मैंडेटरी नहीं रहेगा। एसएससी अगर चाहे तो जा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं जा सकता है, रेगुलर प्रोसेस में ही आगे बढ़ सकता है। अब इसमें इलिजिबल केसेस कौन से रहेंगे? जिसकी रिटर्न इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है और जिसके केस में एडिशन 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, वो लोग डीआरसी में जा पाएंगे। सर्वे, सर्च और रिक्विजिशन के केस जो हैं वो डीआरसी में नहीं जा पाएंगे। जिन लोगों के संबंध में स्पेशल एक्ट्स में कार्रवाई हो गई है, जैसे नारकोटिक्स है, बेनामी ट्रांजैक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो भी डीआरसी में जाने के पात्र नहीं रहेंगे। अब डीआरसी जो है उसको कई सारी पावर्स रहेगी। पेनल्टी को रिड्यूस कर दे, पेनल्टी को पूरा माफ़ कर दे, प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दे दे, ये सारे पावर्स डीआरसी को रहेंगे। डीआरसी के सामने भी जो प्रोसीडिंग्स है फेसलेस रहेगी। एक से ज़्यादा डीआरसी हो सकती है और उनका जुरिस्डिक्शन जो है डायनेमिक ही रहेगा, जैसा कि अभी हमने ट्रिब्यूनल के संबंध में समझा। यह प्रोविजंस भी 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। वैसे ही एक एडवांस रूलिंग बोर्ड बनाने की बात हो रही है। भारत में इनकम टैक्स के संबंध में एडवांस रूलिंग के प्रावधान पहले से है। एक एडवांस अथॉरिटी फॉर रूलिंग की बेंचेज है, पर उनके मेंबर कौन होते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। पर पिछले कई सालों में क्या हो रहा है कि ये बेंचेस वेकेंट है, इनकी वैकेंसी भर नहीं पा रही, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो पा रहे। इस वजह से क्या हो रहा है, एडवांस रूलिंग का जो कार्य है वो सफर हो रहा है। तब इस ओल्ड सिस्टम को डिसकंटिन्यू करके और नया सिस्टम लाने की बात हो रही है। नए तरह का बोर्ड, एडवांस रूलिंग बोर्ड बनेगा, जिसमें 2 मेंबर रहेंगे। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजों की जगह कौन रहेगा? चीफ कमिश्नर या उससे कोई बड़ा अधिकारी। अब ये जो रूलिंग आएगी, एडवांस रूलिंग, पहले तो शायद बाइंडिंग हुआ करती थी जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते थे। अब जब कमिश्नर रहेंगे तो रूलिंग जो आएगी इस बोर्ड की वो बाइंडिंग नहीं रहेगी, ना तो एसएससी पर बाइंडिंग रहेगी और न ही डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग रहेगी। उस रूलिंग के खिलाफ एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों के दोनों कहाँ जा सकते हैं? ट्रिब्यूनल नहीं, सीधा हाई कोर्ट जा सकते। कई एक बात दिमाग में आ सकती है कि भाई डिसीजन कौन दे रहा है? कमिश्नर। तो कमिश्नर के ऊपर कौन आया? ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट है। तो कई बार ऐसा लगता है कि नीचे के अधिकारी की सुनवाई कहाँ होगी? ऊपर के अधिकारी के पास होगी। तो पहली बार में ऐसा क्लिक हो रहा है कि कहीं एडवांस रूलिंग का जो बोर्ड है इसकी सुनवाई ट्रिब्यूनल में हो सकती, पर ऐसा नहीं है, सीधे ही इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। 1 से ज़्यादा बोर्ड हो सकते हैं और उनका भी जुरिस्डिक्शन डायनेमिक ही होगा। 1 अप्रैल 2021 से ये प्रावधान लागू होंगे। ज़्यादा अमेंडमेंट्स बचे नहीं हैं। हमारा जो शेड्यूल टाइम था 1 घंटे, सवा घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लें 1.5 घंटे, उसमें हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। अब 2 अमेंडमेंट बाकी हैं। एक अमेंडमेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 42C में हुआ। ये स्लम सेल से रिलेटेड है। स्लम सेल को हम सिंपल भाषा में समझें तो पूरी की पूरी अंडरटेकिंग, कोई बिजनेस की अंडरटेकिंग है या कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, वो पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो जाती है। और ट्रांसफ़र के बदले क्या होता है? एक लम सम कंसिडरेशन आ जाता है। उसमें ये नहीं होता है कि भाई फर्नीचर का इतना पैसा, ज़मीन का इतना पैसा, बिल्डिंग का इतना पैसा। लम सम कंसिडरेशन पूरी अंडरटेकिंग के बदले आ जाता है। और इस केस में जो मुनाफा होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह से चार्ज हो जाता है। अभी तक स्लम सेल की डेफिनेशन में केवल सेल वर्ड यूज़ किया हुआ है, जबकि कई सारे मोड हो सकते हैं। ट्रांसफ़र हो सकता है, सेक्शन 247 में तो ट्रांसफ़र के बहुत सारे मोड बताए हैं। रेलिंक्विशमेंट हो सकता है,
एक्सचेंज हो सकता है, कई तरह की बातें। तो ये सब चीज़ें अभी तक जो है स्लम सेल की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है, ये एक विचार विमर्श का मुद्दा था। अब इस अमेंडमेंट में स्लम सेल की डेफिनेशन को अमेंड कर दिया है और ये जो दूसरे मोड है उन मोड को भी स्लम सेल की डेफिनेशन में शामिल कर दिया, क्लियर कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पहले शामिल थे कि नहीं थे, पर क्लियरिटी नहीं थी। अब ये जो प्रोविजंस हैं ये भी 1 अप्रैल 2021 से यानी कि 2021-22 से लागू होंगे। एक जो आखिरी अमेंडमेंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो यह है कि जो सेटलमेंट कमीशन है, जो टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करती थी, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उनकी बात अलग है, पर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की पात्रता नहीं रखते हैं या जो नहीं जाते हैं उनके लिए हाईएस्ट अथॉरिटी सेटलमेंट कमीशन हुआ करती थी। अब इस सेटलमेंट कमीशन को खत्म करने की बात हो रही है। खत्म भी आगे नहीं करेंगे, विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पुरानी तारीख से। कौन सी तारीख? 1 फरवरी 2021 से को समाप्त करने की बात है। अब 1 फरवरी 2021 के बाद सेटलमेंट कमीशन में कोई भी नए केस नहीं लिए जाएंगे और जो पुराने पेंडिंग केसेस पड़े हैं उनको डिसाइड करने के लिए एक इंटरिम सेटलमेंट बोर्ड बना दिया जाएगा। वो इंटरिम सेटलमेंट बोर्ड जो है पुरानी एप्लीकेशंस को कंसीडर करेगा। 1 से ज़्यादा भी बोर्ड हो सकते हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स भी फेसलेस होगी और जो जुरिस्डिक्शन होगा डायनेमिक होगा। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो बजट के जो प्रावधान थे इनकम टैक्स से संबंधित हमने डिस्कस किए और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं समझा हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज था, उस पूरे नॉलेज के साथ मैंने आप सभी लोगों के सामने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सभी से मैं चाहता हूँ कि वो त्रुटि सामने लाएं और कोई भी कोई शंका हो, कोई समाधान हो, कोई